इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे ज्यादा चर्चा में मुंबई है, जहां एक और विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है। अनंत अंबानी की बारात निकलने वाली है। बारात में कौन कौन शामिल होने जा रहा है, शादी के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, वो तमाम तस्वीरें भी आपको बताऊंगी, जानकारी भी आपको दूंगी। लेकिन साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? पेच आखिर कहां फंसा है? केजरीवाल का मैटर बड़ी बेंच को क्यों भेजा गया है, इसका भी विश्लेषण करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव की। आपको सबसे पहले बता दूं, किसे क्रॉस वोटिंग का डर है, ये जानकारी आपको मिलेगी। सिर्फ यहां बीजेपी 12 वोट कम होते हुए भी कैसे बाजी जीत लेगी, ये भी आप देखेंगे राजधर्म में। शिंदे और अजीत पवार ने कैसे जाल बिछाया और अब तक की वोटिंग की कहानी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की। महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा है। अब से करीब 60 मिनट के बाद वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की कुल 11 सीटें हैं जिसके लिए वोटिंग हो रही है, जबकि 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए ने 9 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। मतलब ये कि एक उम्मीदवार की हार तो तय है। वो हार महायुति की ओर से होगी या फिर महाविकास अघाड़ी की ओर से होगी, इस पर फैसला रिजल्ट आने के बाद होगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए 23 वोट। मतलब ये कि अगर संख्या बल की बात करें तो पलड़ा महाविकास अघाड़ी का भारी पड़ रहा है या महायुति का, यह अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉस वोटिंग हुई तो एनडीए अपने सभी 9 कैंडिडेट को जिता लेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने 5वें कैंडिडेट के लिए जुगाड़ कर लिया है। अब बीजेपी ने तो अपने 5वें कैंडिडेट के लिए वोट का जुगाड़ किया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास भी जरूरत से कम वोट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए ने सेंधमारी कर ली तो समीकरण बिगड़ सकता है। हर कैंडिडेट को 23 वोट की आवश्यकता, सीट 11, कैंडिडेट 12, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन खैर, ये राजनीति है, मजाक की बात नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा भवन में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। विधायकों का पहुंचना लगातार, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। अब वोटिंग में 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है और शाम 5 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है कि 11 सीटों के लिए मैदान में है कुल 12 उम्मीदवार। आपको बता दें, सबसे पहले बात एनडीए की, महायुति यानी कि एनडीए जिसके 9 उम्मीदवार हैं इस चुनाव में। 5 बीजेपी के कैंडिडेट, 2 शिवसेना के शिंदे गुट के कैंडिडेट, एनसीपी का अजीत गुट जिसके 2 कैंडिडेट हैं मैदान में। तो वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, इंडिया अलायंस की बात की जाए, तो कांग्रेस के 1, शिवसेना का उबाठा ग्रुप 1 और शेतकारी कामगार पक्ष का 1 उम्मीदवार जिसे एनसीपी के शरद पवार गुट का समर्थन हासिल है। अब अगली बात, विधायकों में सेंधमारी अगर ना हो, इसके लिए हर दल विधायकों पर कड़ी नजर रखे हुए है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार तो बस अपने विधायकों को लेकर होटल से विधानसभा भवन बस अभी पहुंचे ही हैं। अजीत पवार के पास 40 विधायक हैं, उन्होंने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा 5 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं और बीजेपी की ओर से पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाबाऊ खोत और साथ ही योगेश टिलेकार, ये 5 कैंडिडेट जो बीजेपी ने अपने कोटे से उतारे हैं। अब शिवसेना के 2 कैंडिडेट कृपाल तुमाने और भावना गवली मैदान में हैं। एनसीपी का अजीत पवार गुट जिनके 2 कैंडिडेट शिवाजी गर्जे और राजेश विटेकर ये चुनावी मैदान में हैं। दूसरे पक्ष की भी बात कर लें, महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रज्ञा राजीव सातव मैदान में है,
शिवसेना का उबाठा ग्रुप मिलिंद नार्वेकर मैदान में है, जिनकी जीत लगभग तय नजर आ रही है। यहां पर कोई चुनौती नहीं। शेतकारी कामगार पक्ष जयंत पाटिल चुनावी मैदान में है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे कैलकुलेट होता है कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। तो आइए वो कैलकुलेशन भी आपको, वो फॉर्मूला भी आपको समझा देती हूं। इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला तैयार किया जाता है। जिस भी राज्य में विधान परिषद का चुनाव होता है, वहां विधानसभा की मौजूदा स्थिति यानी मौजूदा स्ट्रेंथ यानी कितने विधायक कुल विधानसभा में है, उसमें विधान परिषद की खाली सीट में एक जोड़ देने के बाद जो वैल्यू आती है उसे डिवाइड किया जाता है, तो एक एमएलसी के लिए जरूरी संख्या निकल कर आती है। मैं फिर से दोहरा देती हूं, विधानसभा में टोटल एमएलए की स्ट्रेंथ और एमएलसी की खाली सीट प्लस 1 यानी कि एक एमएलसी के लिए जरूरी वोट की संख्या निकल कर आती है। अब महाराष्ट्र विधानसभा की कुल विधायकों की संख्या 288 है यानी 288 है, लेकिन 14 सीट फिलहाल खाली है। यानी कि महाराष्ट्र असेंबली की मौजूदा विधायकों की संख्या मिलकर हुई 274, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 103 विधायक बीजेपी के पास है। दूसरा नंबर आता है शिवसेना का शिंदे गुट, जिनके माफ कीजिएगा एनसीपी का अजीत पवार गुट, जिनके पास है 40 विधायक। फिर शिवसेना का शिंदे गुट 38 विधायक। उसके बाद कांग्रेस के नंबर, जिनके 37 विधायक हैं। शिवसेना उबाटा के 16, एनसीपी का शरद गुट 12, निर्दलीय 14, 2 समाजवादी पार्टी के और अन्य छोटे दल कुल मिलाकर 12। ये टोटल स्ट्रेंथ है इस वक्त विधानसभा की। आपने महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा स्टेटस तो देख लिया। अब आपको मैं बताती हूं कि महाराष्ट्र में एक एमएलसी के लिए 23 वोट की जरूरत कैसे हुई। जैसे मैंने आपको समझाया था कि विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या यानी कि मौजूद संख्या और विधान परिषद में खाली सीट में एक जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसे आप डिवाइड जब करते हैं तो एक एमएलसी के लिए जरूरी वोट मिलता है। अब महाराष्ट्र में क्योंकि 274 विधायक हैं और खाली है 11 सीट, यानी कि इसमें अगर एक जोड़ दें तो वैल्यू निकलती है 12। अगर आप 274 को 12 से डिवाइड करते हैं तो निकला नंबर 23। यानी कि अगर एक एमएलसी को जिताना है, विधान परिषद में पहुंचाना है, तो एक कैंडिडेट के पीछे 23 विधायकों का समर्थन, 23 विधायकों का वोट आवश्यक हो जाता है। अब अगर वोट की बात करें तो एनडीए ने 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और उनके पास कुल 203 वोट है, जबकि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 वोट चाहिए। इस हिसाब से एनडीए को 207 वोट की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये देखिए, एनडीए के 9 प्रत्याशी हैं, वोटर मतलब विधायकों की संख्या है कुल मिलाकर 203। एक एमएलसी को जिताने के लिए 23 वोट की आवश्यकता है, तो अगर 9 कैंडिडेट को जिताना है तो जरूरत होती है 207 वोट की। मौजूदा स्थिति के हिसाब से 4 वोट कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वोट इन टोटल 203 है, चाहिए 207 यानी कि 4 कम। अब दूसरी तरफ आप देख लें, अगर इंडिया अलायंस की स्थिति की बात कर लें तो इन्होंने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इनके पास टोटल स्ट्रेंथ है 72 की। 3 कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 से गुना कीजिए तो 69 की वैल्यू निकलती है, यानी कि 3 वोट एक्स्ट्रा हैं क्योंकि इनके पास है 72 की स्ट्रेंथ। अब सवाल यह है कि बीजेपी जीत का दावा कर रही है, आखिर जीत को लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों है? तो इसके पीछे है विधायकों का अंकगणित। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के कुल 103 विधायक हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं 5। इनमें से 4 की जीत तो पक्की है, क्योंकि 4 को जिताने के लिए जितने वोटों की आवश्यकता है उतना तो इसमें से आसानी से निकलता है। अगर आप गुना करेंगे 23 को 5 से 115 की वैल्यू निकल कर आती है, लेकिन अगर उनको 5वें कैंडिडेट को भी जिताना है तो ऐसी परिस्थिति में उनके 12 वोट कम पड़ रहे हैं। पर बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे वजह है निर्दलीय विधायक। 12 निर्दलीय विधायक का अगर साथ मिल जाए तो उनका 5वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा, यानी कि 4 की जीत पक्की है। 5वें के लिए जो टेंशन है उसे दूर करने के लिए 12 निर्दलीय विधायकों का साथ बीजेपी को आवश्यक है। तो ये है कॉन्फिडेंस के पीछे, एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत के पीछे का ये जो कॉन्फिडेंस है वो यहां से आ रहा है।
अगर ये सभी एनडीए के साथ आ जाते हैं, 12 विधायक भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल देते हैं, तो बीजेपी अपने 5 उम्मीदवारों को जिता लेगी। पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में है और विधान परिषद के चुनाव के लिए जो हम कांटे की टक्कर देख रहे हैं, पंकजा जी क्या लगता है कितनी कांटे की टक्कर है, किस तरीके से चुनाव होगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, हम सत्ता में हैं, हमारे विधायकों की संख्या अधिक है और हम पूरी तरह विजयी होंगे, यह मुझे विश्वास है। लेकिन हम मतों का गणित अभी भी देखें तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो जरूरत लगेगी। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से व्यवस्था इसकी अलग है, एक अलग डिसिप्लिन है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम जीतेगी। अपनी जीत को लेकर आपके सभी सहयोगी? मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ, ये चुनाव अलग है, लाखों लोगों का वोट लेकर चुनाव लड़ना और एक अलग अनुभव है, और ये लाखों के प्रतिनिधियों का वोट लेकर चुनाव लड़ना है, तो मेरे लिए अलग अनुभव है। पार्टी ने जिस तरह से प्लानिंग किया है उस तरह से हम लोग सिर्फ उम्मीदवार यही कह सकते हैं, हमें आत्मविश्वास है कि हम भाजपा उम्मीदवार बातचीत करने के लिए ये थी पंकजा मुंडे, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी ने जिस तरीके से पूरी योजना बनाई है उसके चलते बतौर उम्मीदवार वो चुनकर आएंगी, ये विश्वास पंकजा मुंडे व्यक्त करती नजर आ रही हैं। अगर बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार जीत जाएंगे तो फिर तो टेंशन इंडिया गठबंधन की है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी तो दावा ये कर रही है कि उनके सभी 3 उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उद्धव की पार्टी खुद कांग्रेस के सहारे है, और वो कैसे, वो आपको समझाती हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा में क्योंकि कांग्रेस के 37 विधायक हैं, कांग्रेस ने अपने एक ही कैंडिडेट को उतारा है, यानी कि कांग्रेस को केवल 23 वोट की आवश्यकता है। तो अगर इसमें से यानी 37 में से 23 घटा लें तो 14 वोट इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास एक्स्ट्रा होते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 16 विधायक हैं। एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 23 वोट की आवश्यकता है, यानी कि इन टोटल वोट की संख्या में से 7 कम पड़ रहे हैं। 23 में से केवल 16 उनके पास वोट है, 7 कम पड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस के 7 विधायक उद्धव ठाकरे के लिए खड़े भी हो जाते हैं तो ये देखिए, अगर यहाँ के एक्स्ट्रा 7 वोट उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ तो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के तो एक कैंडिडेट जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी 7 वोट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और कांग्रेस को डर इसी बात का है कि ये जो हमारे बचे हुए 7 वोट है, कहीं वो क्रॉस वोटिंग ना करते हैं। आपने एक सवाल भी उठाया है बीजेपी के एक विधायक को लेकर, क्या मुद्दा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे फर्जी आरोप में मुझे जेल में डाला था, ईडी सीबीआई मेरे ऊपर लगाई थी, जब मैं आर्थर रोड जेल में था उस वक्त ऐसा ही चुनाव आया था जिसमें मैंने परमिशन मांगा था कि मुझे इस चुनाव में 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें मुझे वोटिंग करने की परमिशन देना चाहिए। लेकिन मैंने जो कोर्ट में अर्जी किया था, कोर्ट ने उसको नकारा। उस टाइम मुझे वोटिंग करने की परमिशन कोर्ट ने नहीं दी थी। हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी मुझे परमिशन नहीं दिया। लेकिन आज जो विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है उसमें गणपत गायकवाड़ जो बीजेपी के विधायक हैं, वो आज गोलीबार के प्रकरण में तलोजा जेल में हैं। उन्होंने परमिशन मांगी थी तो आज कोर्ट ने उनको परमिशन दिया। मुझे समझता नहीं ये किस प्रकार का न्याय है। एक विधायक को 1 साल पहले परमिशन नहीं दी जाती और एक विधायक को आज के चुनाव में परमिशन दी जाती है। ये किस प्रकार का न्याय कोर्ट करी है, मुझे कुछ समझ। न्याय प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं सर? इसके बारे में जो भी प्लेटफॉर्म है उसके पर हम ये सवाल उठाएंगे। विधान परिषद का चुनाव है, जीत का कितना विश्वास दिख रहा है सर? क्योंकि नंबर गेम्स जो है, चाहे आपकी महाविकास आघाड़ी के हो या महायुति के हो, जो नंबर्स है एकदम कट टू कट है। बहुत आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, हम इकट्ठा है, हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और तीनों की तीनों सीट हम जीतेंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आपके कई सारे विधायक उनके उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो कांग्रेस के 7 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा, वो शायद मैदान भी मार ले जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी 2 उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अगर अंक गणित की बात करूं तो विधानसभा में एकनाथ शिंदे के 38 विधायक हैं। शिंदे के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं,
एक को जीत के लिए 23 वोट की आवश्यकता है। ऐसे में शिंदे की पार्टी को 46 वोटों की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्होंने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 46 वोट है संख्या है उनके पास केवल 38। अब 46 वोट अगर चाहिए तो यानी कि 8 वोट कम पड़ रहे हैं, इसे कहां से अकोमोडेट किया जाएगा। ऐसे में शिंदे को 2 निर्दलीय जो बीजेपी से बचे हुए हैं उनका साथ मिलेगा। ये देखिए, एक की जीत पक्की है, दूसरे के लिए 8 वोट की और जरूरत है। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो यह संभव है, यानी कि वंचित आघाड़ी के 3 विधायकों का साथ मिल जाए, इसके बाद 3 और विधायकों की जरूरत पड़े। हालांकि एमएनएस और आरएसपी का एक साथ आ जाना थोड़ी चिंता बढ़ाता जरूर है, लेकिन शिंदे की एक सीट पर जीत पक्की करता है और दूसरे के लिए कसरत करनी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि महाविकास आघाड़ी के विधायक एकजुट हैं और चुनाव में उनकी ही जीत होगी। हमारे साथ कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिनिधि चाहता हूँ। सर मैडम, एक ही सवाल कि आप मुझे बताइए कि जिस तरह से कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, कितनी आप आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? इस बार कांटे की टक्कर मैं पूरे 100% में कॉन्फिडेंट हूँ कि विजय हमारा ही होने वाला है, विजय एमवीए का ही होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी का तो 1 नंबर पे कैंडिडेट चुन के आएगा, क्योंकि सभी हमारे ज्येष्ठ नेतागण इधर है और वो सब लोग मिलके उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ विधायक जो कहने लगते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई विधायक दूसरों के संपर्क में, ये जो अभी से शुरू हो गया है, इससे लगता है आपको क्रॉस वोटिंग होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सब एक साथ है और क्रॉस वोटिंग कुछ भी नहीं होगी। सभी जन एक साथ, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और बहुमत से हमारा सीट चुन के आने वाला है। महाविकास आघाड़ी की ओर से तीसरी सीट पर शेतकारी के कैंडिडेट हैं। इन्हें शरद पवार वाली एनसीपी का समर्थन हासिल है। विधानसभा में एनसीपी के कुल 12 विधायक हैं और एक को जीतने के लिए 23 की आवश्यकता है। अब 12 + 1 13 तो हो जाते हैं, लेकिन जरूरत तो 23 की है। जीत के लिए 23 विधायक चाहिए कि मतलब कि 10 वोट और चाहिए जो कम पड़ रहे हैं। उद्धव के समर्थन के बाद कांग्रेस से जो 7 वोट बढ़ जाते हैं, अगर वो भी इस कैंडिडेट को मिल जाए तब भी 3 विधायकों की जरूरत और पड़ेगी। इसमें समाजवादी पार्टी के पास के 2 वोट वो और जोड़ लीजिए, एक का जुगाड़ और करना पड़ेगा। अगर इसमें सहयोगियों के किसी विधायक ने गच्चा दे दिया, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर दी, तो फिर जीत मुश्किल हो जाएगी। विधायक जिशान सिद्दीकी हैं, उनसे बात करते हैं जो एमएलसी चुनाव में वोट करने आए हैं। भाई, आप जो है वोट करने के लिए आए हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आप कौन सी पार्टी में हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी से चुन के आया हूँ, मगर कल की मीटिंग के बारे में उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, इसीलिए मैं कल नहीं गया था। आज के बारे में मुझे कांग्रेस पार्टी के जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने इन्वाइट किया है, बोला है मुझे आना है, इसलिए मैं आज इधर आया हूँ और पार्टी के पक्ष से मिलने जा रहा हूँ और जो वो कहेंगे उसको वोट डालूंगा। लगातार जो है आपको अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि आपके पिताजी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो इसका दुख है आपको? दुख तो है कि मुझे मीटिंग्स पे नहीं बुलाया जा रहा है, मगर अभी क्या कह सकते हैं, उसका जवाब तो पार्टी की लीडरशिप भी दे सकती है। मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के पास जाने वाला हूं, जो कहेंगे मैं कहूंगा। कल की मीटिंग के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं था, इसीलिए मैं अनुपस्थित। महाविकास आघाड़ी को ही आप वोट देंगे, ये तय है क्या? आपसे महायुति के जो नेता हैं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की? कोई फोन आया, कोई मैसेज आया? किसी का मैसेज या कॉल नहीं आया। जो कांग्रेस पार्टी कहेगी उसी के लिए वोट डालेंगे। आपको जब संपर्क नहीं किया गया तो लास्ट मैसेज आपको क्या मिला? जो है लास्ट रात के 11:04 में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से मैसेज आया कि आपको इधर आज आना है और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वोट डालना है, इसीलिए मैं आज आया हूँ। अब असली सवाल तो ये है कि अजीत पवार वाली एनसीपी के भी 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा में उनके 40 विधायक हैं और उन्हें दोनों को जिताने के लिए 46 वोट की आवश्यकता है, यानी उनके पास इस वक्त जरूरत से 6 वोट कम पड़ रहे हैं। यानी 40 वोट उनके पास पहले से है, 2 कैंडिडेट के लिए चाहिए 46 वोट और यहां पर 6 वोट कम पड़ रहे हैं क्योंकि संख्या तो उनके पास केवल 40 की है। ऐसे में अगर वो अपने चाचा की पार्टी में फिर से सेंधमारी कर पाने में कामयाब रहते हैं तो शायद उनके दोनों उम्मीदवार जीत जाएं, क्योंकि शरद पवार ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हमने आपको जानकारी दी कि शेतकारी पक्ष की तरफ उन्होंने अपने विधायकों को वोट करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन का वक्त है जब तक कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता।
अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो खेल बिगड़ भी सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए दिल्ली से आज एक राहत भरी खबर आई। इंडिया अलायंस के सहयोगी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह राहत अभी आधी राहत ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल को ईडी के मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल हालांकि जमानत याचिका पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा पहले ही खटखटा चुके हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। मतलब ये कि केजरीवाल को ईडी के मामले में राहत मिली है, पर सीबीआई के केस में अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही ईडी की तरफ से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। एक बड़ी राहत आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को अब इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा है, जबकि बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में इंटरिम बेल मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहाँ तक जायज़ है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उस सब चीज़ों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जो कहा वो भी आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता है और उन्हें ये तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। सिर्फ पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस वक्त आपको लगातार जानकारी दे दें, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भले ही मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अभी उनकी रिहाई दूर नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई ने उनके ऊपर केस दर्ज कर रखा है। उनकी रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। 17 जुलाई को जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है हाईकोर्ट में, यह मामला अब हाईकोर्ट में सुना जाएगा। यानी कि यह तय मानकर चलिए 17 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आने वाले हैं। और 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान मान लीजिए अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल भी जाती है तो उनकी इस रिहाई को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। यानी कि अभी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के लिए खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, उनके ऊपर आरोप को लेकर कहा गया कि बीजेपी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी और इसलिए बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया ताकि वो जमानत पाने के बाद भी रिहा ना हो सके। जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया।
क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। गौनिका, आज अपने कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने कहा कि हमने 3 सवाल तैयार किए हैं और इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। तो ये जो 3 सवाल तैयार किए गए हैं वो क्या हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ऑर्डर की कॉपी भी आ चुकी है। लगभग 64 पन्नों का ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर की कॉपी में उन 3 सवालों का खासतौर पर मेंशन है कि वो 3 सवाल क्या हैं। सबसे पहले ये है कि नीड और नेसेसिटी क्या है। अरेस्ट की जो बात पूछी गई थी, जो बात कोर्ट के सामने रखी गई थी, उसी नीड और नेसेसिटी के लिए कोर्ट ने कहा है कि वेदर द नीड एंड नेसेसिटी इज अ सेपरेट ग्राउंड टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ अरेस्ट सेक्शन 19(1) पीएमएलए के तहत। यानी कि नीड और नेसेसिटी क्या एक सेपरेट ग्राउंड हो सकती है ये कोर्ट के सामने रखने के लिए? किसी को भी अरेस्ट किया जाता है ईडी के द्वारा तो उसकी जरूरत है या नहीं, वो सेपरेटली लिया जाएगा नहीं, उस पर कोर्ट लार्जर बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया जो नीड और नेसेसिटी है रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स टू अरेस्ट। यानी कि नीड और नेसेसिटी क्या जो अरेस्टिंग करने का फॉर्मल पैरामीटर हो सकता है या नहीं, उस चीज पर लार्जर बेंच सुनवाई करेगी। इसके साथ साथ जो दोनों क्वेश्चंस है, यानी कि दोनों चीजें इन द अफर्मेटिव, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड फैक्ट्स, यानी कि क्या पैरामीटर्स और फैक्ट हो सकते हैं जिसके आधार पर कोर्ट ये कंसीडर करे कि किसी का अरेस्ट किया जाना सही है या नहीं सही है, इन सारी चीजों पर सुनवाई करेगा। लेकिन मीनाक्षी, क्योंकि कोर्ट ने एंट्रिम बेल दिया है, ये रेगुलर बेल बिल्कुल नहीं है, इस बात को समझना होगा। एंट्रिम बेल होती है यानी कि आपको एक अंतरिम जमानत दी गई है एक ऐसे वक्त के लिए, वो रेगुलर बेल नहीं है। अगर आपको रेगुलर बेल लेनी है तो आपको दोबारा से उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई है वो एक पावरलेस जमानत है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पास कोई खास पावर नहीं होगी। वो पॉलिटिकली जो काम करने हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा झटका उनके लिए ये है कि वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते, वो दिल्ली सेक्रेटरीट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो अपने ऑफिस में बैठकर काम भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है, वो कोई ऑफिशियल फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी फाइल अगर उनके सामने आती है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है किसी भी फाइल को साइन करने की, बहुत जरूरत होती है, कोई मामला अर्जेंसी का है, तो उन्हें पहले एलजी से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद वो फाइल उन्हें साइन करनी होगी, एलजी के क्लियरेंस अप्रूवल के बाद ही। इसके साथ साथ वो कोई स्टेटमेंट, कोई कमेंट नहीं करेंगे इस केस के बारे में। ये कंडीशन संजय सिंह के सामने भी रखी गई थी। अरविंद केजरीवाल जब कुछ दिन की जमानत पर बाहर आए थे, जब उन्हें प्रचार करना था, तब भी उनके सामने यही कंडीशन थी और अब भी उनके सामने यही कंडीशन रखी गई है कि कोई कमेंट वो नहीं करेंगे पब्लिक में इस केस को लेकर। किसी भी गवाह से वो नहीं मिलेंगे, किसी भी गवाह से मैं इसके पहले हिस्से पर ही गौनिका एक बार फिर आपसे जानकारी चाहती हूँ, यहाँ पर दर्शकों को ये क्लियर हो जाए कि ये राहत, पहले तो वो अभी बाहर आ नहीं रहे हैं, लेकिन यदि वो बाहर आ भी जाते हैं तो वो दिल्ली के बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुना रहा था तब उन्होंने ये कहा कि अब उन्हें इस्तीफा देना है या नहीं देना है, ये वो तय करे, क्योंकि ये अंतरिम जमानत है, पूरी राहत नहीं। देखिए, बिल्कुल, ये क्योंकि मैं कंडीशंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट के सामने सीबीआई का मैटर नहीं गया, सीबीआई का मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सिर्फ ईडी के मामले में दिया है, सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, जो 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि वो भी सुनवाई होगी, उसमें कितनी लंबी हियरिंग चलेगी, कब ऑर्डर रिजर्व होगा, कब ऑर्डर सुनाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया अभी लंबी है। लेकिन फिलहाल जो उनको कंडीशंस दी गई है, यानी कि अगर सीबीआई के मामले में भी उनको राहत मिलती है तो ईडी के मामले में भी उनको ये राहत मिली हुई है, और जब वो बाहर आएंगे तो ये कंडीशंस उन्हें ईडी के मामले में फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ऐसे में ये भी कहा गया है कि जो एंट्रिम बेल है मे बी एक्सटेंडेड और रिकॉल्ड बाय द लार्जर बेंच, यानी कि अगर लार्जर बेंच बैठती है, वो इस पूरे मामले पर अगर मान लीजिए ईडी चैलेंज करता है कि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत ठीक नहीं है या ये जमानत अब खत्म होनी चाहिए, तो वो जमानत भी लार्जर बेंच अगर चाहे तो वो उस एंट्रिम बेल को खत्म कर सकती है, ये लार्जर बेंच तय कर सकता है। इसके अलावा गौनिका, ये जो ऑर्डर की पूरी कॉपी है वो अपने आप में ये बताने के लिए और समझाने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अभी आजादी की राह थोड़ी सी दूर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अंतरिम जमानत है, वो बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। बतौर पॉलिटिकल पार्टी
बतौर आम आदमी पार्टी के संयोजक वो उनके लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं, लेकिन जहां तक रही आम जनता की बात, तो सीएम बाहर होंगे, इसका कोई फायदा दिल्ली की जनता को मिलेगा या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए आपका। ईडी जहां अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन यानी मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे बड़ी साजिश कह रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद जो वो कर सकती थी उसने सारे हथकंडे अपनाए हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो ये दे रही है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से जब जमानत पहुंच गई थी तो ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और उस पर बेल पर स्टे ले लिया। वो ये सवाल पूछे कि किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है। अब हाई कोर्ट में जब जमानत पर सुनवाई हुई, उससे पहले ही कि कोई वहां से राहत मिले या ना मिले, ऑर्डर से पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में फिर सवाल ये कि सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो उन्हें मिलनी ही थी। उन्हें इस बात का यकीन था कि यहां से रियायत और राहत कानून के आधार पर अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगी, लेकिन चूंकि सीबीआई का केस ऑलरेडी इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। यानी कि ये एक बीजेपी की पूरी साजिश थी कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई से उनकी यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, इसके लिए पूरा एक गेम प्लान तैयार किया। और इसलिए सीधा आरोप न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी लगाया गया। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, जमानत मिली, अंतरिम जमानत दे दी गई है। सौरभ जी, आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी? देखिए, ये पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे देश की अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस वक्त ऐसा माहौल है देश के अंदर कि जो आदमी केंद्र सरकार की आंखों में चुभता है उस पर कोई ना कोई मुकदमा लगा के उसको जेल में भेजने की कोशिश की जाती है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर पीएमएलए केस लगा के उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनको चुप कराया जाता है, उनको पार्टी छुड़वाया जाता है, सरकारें गिराई जाती हैं। ये पूरा का पूरा माहौल जो है आज इस मामले के बाद बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सेक्शन 19 के अंदर जिसमें जो बेल माफ कीजिएगा जिसमें जो अरेस्ट की पावर है, ये एक सब्जेक्टिव पावर है। ईडी के अधिकारी की ओपिनियन के ऊपर आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? जब बेल का थ्रेशोल्ड सेक्शन 45 में बहुत हाई है, कठिन है, ऐसे में अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 90 दिन से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, बिना बात सफर कर रहे हैं। तीसरी बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, इसके ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री का अपना फैसला है। सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, इसलिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर है। अब दिल्ली का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अगली जब सुनवाई होगी सीबीआई की तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका हौसला भी बढ़ा है? देखिए, बड़े तौर पे तो बेल तो पीएमएलए में मिलनी मुश्किल होती है। सीबीआई का जो मुकदमा है पीसी एक्ट में है, उसमें सीआरपीसी के नियम होते हैं, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर रहेगा। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी और जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी।